हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं कंजर्वेशन लॉज में। टॉपिक का नाम है बच्चों कोलिजन। ठीक है, कोलिजन क्या है? कोलिजन आप सब जानते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स आके आपस में उनकी जो टक्कर हो जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कोलिजन। अब हम उसकी थोड़ी सी फिजिक्स के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन इस चैप्टर में सीखेंगे। किस किस टाइप की कोलिजन होती है, उनमें कौन से लॉज कंजर्व होते हैं, क्या कंजर्वेशन नहीं लग सकता, ये सब हम पूरा कोलिजन्स के अंदर कवर करेंगे। आज के लेक्चर में मेनली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द थ्योरी पार्ट, तो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल प्रैक्टिस इट्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपने नोटबुक्स पेन्स निकाल लीजिए और लिखना शुरू करें। कोलिजन क्या है? कोलिजन कोलिजन है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक बड़ा फोर्स लगता है थोड़े से टाइम के लिए ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन देम। उस प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजन। ठीक है, टक्कर हो उस समय पे बड़ा फोर्स लगे कम टाइम के लिए। अब क्या कोलिजन होने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच को टच करना ज़रूरी है? आपको लगता है यस, बट ऐसा ज़रूरी कंपल्सरी नहीं है। देखें एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर इज़ अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, मास कुछ है इसका m1, इसके साथ स्प्रिंग अटैच्ड है। एक इधर से दूसरा मास आया कुछ वेलोसिटी v से, आके ये स्प्रिंग से टकराएगा पर ये मास मूव करेगा ना। वी से इट इज द कोलिजन बिटवीन दीज टू मासेस, इट इज इनडायरेक्ट कोलिजन बेसिकली। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री के अंदर एटम्स चैप्टर में आपने पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में गोल्ड फॉइल होती है, इधर से हम लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल भेजते हैं, वो इससे रिपेल होते हैं काफ़ी सारे, तो क्या आके इसको टच करते हैं? नो। फिर भी इट इज़ कॉल्ड कोलिजन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड दी आपका ये गोल्ड फॉइल। दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल, दूर पड़े हैं, पास रख दिए, आपस में क्या करेंगे? रिपेल। ऐसे आपने फेंके, मान लीजिए नॉर्थ और नॉर्थ पास आए, रिपेल, दिस इज ऑल्सो दी कोलिजन। क्या कांटेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करेंगे? रिपेल। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे बात को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कोलिजन की। अलग अलग टाइप्स हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप आप पढ़ रहे हैं जिसमें 1D, 2D एंड 3D कोलिजन्स। 1D कोलिजन क्या है? 1D आप समझते हैं एक लाइन में, अगर मान लीजिए दो पार्टिकल्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आ रहे हैं ऐसे टकराए, ठीक है, दिस इज बिफोर कोलिजन। टक्कर होने के बाद भी ये इसी लाइन में मूव करेंगे क्योंकि ये ट्यूब की लेंथ फिक्स है। आफ्टर कोलिजन भी कुछ होगा, मान लीजिए दोनों इधर ही चलने लग गए। तो मेन बात जो अभी हम लोग सीख रहे हैं वो क्या? अगर पार्टिकल बिफोर और आफ्टर कोलिजन एक ही लाइन में चलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? 1D कोलिजन। ठीक है। 2D कोलिजन, टक्कर होने के पहले और बाद में, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल्स एक ही प्लेन में चले। फॉर एग्जाम्पल कैरम बोर्ड खेलते हैं हम स्ट्राइकर से ऐसे मारते हैं तो जो भी उसमें सब कुछ एक ही प्लेन में रहता है। बिलियर्ड्स खेलते हैं, पूल खेलते हैं, हम स्टिक से हम हिट करते हैं बॉल को, बॉल्स पूल टेबल के प्लेन में ही रहती है। तो इस टाइप की कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? 2D कोलिजन। 3D कोलिजन, आप लोग रोहित शेट्टी की मूवी देखते होंगे, दो गाड़ियाँ आई ऐसे टकराई और गाड़ियाँ उड़ गई। पहले गाड़ियाँ आई इस प्लेन में थी, उड़ के कोलिजन के बाद किसी और प्लेन में चली गई, दैट इज कॉल्ड 3D कोलिजन। और कई बार अगर आप बिलियर्ड्स में बॉल को बहुत तेज़ हिट करते हैं, बॉल एकदम से उड़ के टेबल के बाहर चला जाता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ 3D कोलिजन। यहाँ तक बच्चों बात समझ गए हैं? जल्दी से नोट करें आप लोग। नेक्स्ट इज बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर को आगे समझने के लिए, लाइन ऑफ
मोशन। बड़ी सिंपल सी बात है। लाइन ऑफ मोशन क्या है? जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल्स चल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ मोशन। द लाइन along which bodies move is called line of motion। ठीक है, जिस लाइन के अलॉन्ग बॉडीज मूव कर रही हैं टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले, उस लाइन को लाइन ऑफ मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें कुछ। देखें फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे ग्राउंड है, आपने एक बॉल को रिलीज कर दिया। क्या किया? रिलीज। किधर जाएगी बॉल बच्चों? इट विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऐसे चलेगी। तो लाइन ऑफ मोशन को चलो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, LOM। तो दिस विल बी आर लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें और एग्जाम्पल की, ठीक है, इसमें हम लोग कहते हैं, चलिए ये ग्राउंड है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट इधर से आया, एक ऑब्जेक्ट इधर से आया, सेम साइज के थे, ऐसे चल रहे हैं। तो किस लाइन के लॉन्ग चल रहे हैं? इस लाइन के लॉन्ग चल रहे हैं। दोनों ही चल रहे हैं इस लाइन के लॉन्ग, तो ये दोनों की ही लाइन ऑफ मोशन है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। अच्छे से ज़रूर समझना बच्चों इसको, डोंट टेक इट लाइटली। आपने एक ऑब्जेक्ट को, बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे जाएगी ये, तो जिस लाइन के लॉन्ग जाएगी वो लाइन क्या है आपके पास? लाइन ऑफ मोशन। तो दिस इज आर लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, इसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं। एक ये इंक्लाइंड प्लेन है, आपने एक बॉल को ऐसे छोड़ दिया, ये बॉल कैसे जाएगी? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये क्या होगा? लाइन ऑफ मोशन। समझ रहे हैं ना बच्चों? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, चलिए। एक ये बड़ी सी बॉल है, इधर चल रही है, और एक ये छोटी बॉल है, ये इधर चल रही है। तो ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का इस केस में लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है। ये इसका लाइन ऑफ मोशन, ये प्यारे बच्चों इसका लाइन ऑफ मोशन। तो लाइन ऑफ मोशन क्या है? जिस लाइन के लॉन्ग ऑब्जेक्ट चलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन ऑफ मोशन। ठीक, ध्यान रखें इस बात को। एक आगे हम बात करते हैं अब हम लोग बच्चों, लाइन ऑफ कोलिजन, या फिर बोल दीजिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट, या आप बोल दीजिए इसको लाइन ऑफ इम्पल्स, या एक और नाम बोल दीजिए कॉमन नॉर्मल। कोई भी नाम इनमें से बोल दें, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, सब एक ही बात है। अब ये लाइन है क्या बच्चों? लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कोलिजन या इम्पल्स, मतलब जिस लाइन के अलोंग नॉर्मल रिएक्शन, जिस लाइन के अलोंग टक्कर होगी, कोलिजन होगी, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगेंगे। कॉमन नॉर्मल का मतलब होता है कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर। एक ही मतलब है सबका। देखें, पहले डेफिनेशन लिख लें। द लाइन along which collision takes place is called line of collision, LOC बोल देते हैं, चलिए इसको शॉर्ट में। ठीक है, अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेके चलता हूं मैं। ये बॉल नीचे आएगी, ग्राउंड से टकरा जाएगी बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल में ये आपके पास ग्राउंड है, ये बॉल ऐसे आके ग्राउंड से टकरा जाएगी।
तो ग्राउंड ने इस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगाएगा इस पे, तो ये क्या है, इस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, इंपैक्ट लग रहा है, इसी लाइन के अलॉन्ग टक्कर हो रही है, तो दिस इज लाइन ऑफ कोलिजन, या कहूं लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ इंपल्स। कॉमन नॉर्मल का क्या मतलब है, ग्राउंड और ये बॉल, इनको कॉमन टेंजेंट ये है, कॉमन टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को कॉमन नॉर्मल बोलते हैं। तो दिस इज लाइन ऑफ कोलिजन। तो आपको साफ साफ दिखता है इस केस में लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन सेम है। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं बच्चों, ये दोनों बॉल्स आके टकरा जाएंगी, दोनों टकरा गई, दोनों सेम साइज की थी, तो दोनों बच्चों जो बॉल्स की कोलिजन होगी वो इसी लाइन के अलॉन्ग होगी। अगर मैं ड्रॉ करूं, दिस इज कॉमन टेंजेंट, दोनों को कॉमन है ना ये डार्क लाइन, तो डॉटेड लाइन उनको परपेंडिकुलर है, दिस इज लाइन ऑफ कोलिजन। इस पे इधर को एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस बॉल पे इधर को एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्सेस लगे हैं, तो दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन, कुछ भी कहें, तो दिस इज आर लाइन ऑफ कोलिजन। एक एग्जाम्पल और देखें जल्दी से, थर्ड एग्जाम्पल 5 के 5 में आपको समझा रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल हमारा ये था, बॉल इस लाइन के अलॉन्ग आई थी, यहाँ आके टकराएगी प्यारे बच्चों ये बॉल, तो टक्कर हुई, यही तो कॉमन टेंजेंट बना, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये बनी कॉमन नॉर्मल, दिस इज लाइन ऑफ कोलिजन। ये क्या थी, लाइन ऑफ मोशन। तो बच्चों फर्स्ट 2 केसेस में आप देखिए ये लाइन ऑफ मोशन थी, यही लाइन ऑफ कोलिजन, तो लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन सेम थी। इस केस में लाइन ऑफ मोशन ये है, ये और ये लाइन ऑफ कोलिजन है, अलग अलग हैं, ठीक है। फोर्थ देखते हैं आगे, ये इंक्लाइंड प्लेन वाला एग्जाम्पल, ये इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, यहाँ से बॉल को छोड़ा, बॉल आके यहाँ टकरा गई, बॉल टकरा गई, ये कॉमन सरफेस बना, उसके परपेंडिकुलर ये होगा हमारे पास लाइन ऑफ कोलिजन, ठीक है। और ये लाइन क्या थी, लाइन ऑफ मोशन। फिर से दोनों अलग अलग हैं। लास्ट एग्जाम्पल को देखें चलो जल्दी से बच्चों, ये बड़ा वाला बॉल था, इसके साथ कोलिजन हुआ स्मॉलर बॉल का, ये इसका लाइन ऑफ मोशन था, ये इसका लाइन ऑफ मोशन था बच्चों, पर दोनों को ये कॉमन सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास होगी, इधर को नॉर्मल, इस पे इधर नॉर्मल, तो ये क्या है, लाइन ऑफ कोलिजन। तो आप एक बात समझ सकते हैं, जब भी कोलिजन हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड केस में लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन सेम हो सकता है, और जैसे कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में आप देख रहे हैं दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। इसी बेसिस पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन। ये एक नया टाइप ऑफ कोलिजन है जो हमने पहले पढ़ा था 1D 2D 3D, उससे अलग 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 बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। टाइप्स ऑफ कोलिजन में पहला है कोलिजन आपका, ये आपका बोलते हैं आप इसको हेड ऑन कोलिजन। सेकेंड टाइप का बच्चों जो आपके पास कोलिजन आता है, इसको आप बोलते हैं ऑब्लीक कोलिजन। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन वो वाला कोलिजन होता है जिसमें लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम होती हैं। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड केस में इनमें लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम थी। इस लाइन के लॉन्ग आके गिरा था, इसी के ऊपर चले जाएगा, ये ऐसे ऐसे टक्कर खा के ऐसे ही चले जाएंगे। बेसिकली इट इज अ 1D कोलिजन एंड दिस ऑब्लिक इज 2D और 3D कोलिजन। इसके अंदर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम नहीं होते, लाइक इन एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5। समझ में आ गई बच्चों बात? इसमें कौन से आ जाएंगे एग्जाम्पल्स? 1 एंड 2। इसमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगा 3, 4th एंड 5th। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से नोट करें अपने नोटबुक्स में।
हेड ऑन कोलिजन इज द कोलिजन इन विच line of motion and line of collision are same. Oblique collision is the collision in which line of motion and line of collision are different. It is in 2D or 3D. Head on is in the 1D. समझ में आ गई बच्चों बात? जल्दी से पूरा यहां तक नोट कर लें। तो बच्चों लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड प्रोसेस ऑफ कोलिजन। प्रोसेस ऑफ कोलिजन देखेंगे अभी हम लोग थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली इसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे बच्चों। तो देखें कोलिजन में होता क्या है, पूरा प्रोसेस समझेंगे अच्छे से। ये एक बॉल है, एक ये सेकंड बॉल है। लेट अस से इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u2 एंड दिस फर्स्ट वन इज मूविंग विद वेलोसिटी u1। अब इनके बीच में कोलिजन होता है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, कोलिजन तभी होगा जब ये पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा होगी आगे वाले से। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद दोनों कोलाइड कर जाएंगे। अब ये दोनों यहाँ पे कोलाइड कर गए, डीफॉर्म हुए कुछ 1 और ये 2। दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन। ये था बिफोर कोलिजन। अब यहाँ पे टक्कर होने के बाद दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे। हो सकता है कुछ डिफॉर्मेशन फाइनली बचे या ना बचे। रियल लाइफ में तो डेफिनेटली बचती है। ये 2 ऑब्जेक्ट मान लिया v2 स्पीड से चला गया और 1 ऑब्जेक्ट v1 स्पीड से चला गया। दिस इज आफ्टर कोलिजन। ठीक है। अब जो सारा असली प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? ड्यूरिंग दी कोलिजन। बच्चों 1 की स्पीड ज़्यादा थी, वो आके 2 के साथ टकरा गया। 1 ने इसको टक्कर मारी और इधर कंप्रेशन शुरू हुआ। हमने कुछ ऐसे स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं बच्चों, अगर आपको ध्यान में हो। ये एक ऑब्जेक्ट है मास 1। आपको मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लेक्चर 5 स्प्रिंग प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम करवा रखा है, क्वेश्चन करवा रखा है। अगर ध्यान ना हो तो उसको विजिट करें। ये ऑब्जेक्ट 2, इसको अगर मैंने कुछ वेलोसिटी दी तो बच्चों ये आके स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, 1 चलने लगेगा। मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है? जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए, मींस दोनों की स्पीड सेम हो जाए। तो सेम वे में ये 1 आके 2 के साथ टक्कर मारेगा। 2 पे फोर्स आगे को लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन, और इक्वल एंड अपोजिट 1 पे पीछे को लगेगा। 1 पे कौन लगाएगा? 2 पे कौन लगाएगा? 1। इक्वल एंड अपोजिट किसने बताया? न्यूटन थर्ड लॉ ने। पर अगर यहां पे ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, एट मैक्सिमम कंप्रेशन, या कह दो एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, तो इन दोनों की स्पीड v कैसी होगी? सेम। कब होगी ये सेम स्पीड? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे। देखें पीछे वाला आया, उसने आगे वाले को टक्कर मारी, आगे वाले की स्पीड कम थी तो इसने इसको टक्कर मारी, कंप्रेशन शुरू हुआ। कंप्रेशन से होगा क्या? इस पे नॉर्मल पीछे लगा, इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी। एक टाइम आएगा जब इनकी स्पीड हो जाएगी सेम। तो बच्चों शुरू से लेके देखें, स्टार्ट से लेके एक कंडीशन आई मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। यहां तक मैं कह सकता हूं डिफॉर्मेशन हुआ, यहां से यहां तक क्या? डिफॉर्मेशन हुआ। समझ में आ रही है बात बच्चों? अब दोनों की वेलोसिटी कैसी हो गई? सेम। कंप्रेशन तो है, अब आगे वाले की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, पीछे वाले की और कम होने लगेगी। अब क्या शुरू होगा? नाउ reformation starts।
समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक डिफॉर्मेशन हुआ और यहाँ से दोबारा क्या शुरू हुआ बच्चों? रीफॉर्मेशन हुआ। इतनी बात में तो आप लोगों को कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। बच्चों अब एक बात और देखो, 2 ने 1 पे फोर्स लगाया, 1 ने 2 पे फोर्स लगाया। अगर मैं 1 और 2 को ले लूं सिस्टम, क्या ले लूं? सिस्टम। तो इन दोनों ने तो एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया। यही बात बोली गई है बच्चों, व्हेन 2 बॉडीज कोलाइड दे अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। अगर हमने इनको सिस्टम मान लिया है तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिस्टम के ऊपर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है। पर मैं अगर कहूं इंडिविजुअल बॉडी पे मोमेंटम कंजर्व होगा, कतई ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 पे तो ये नॉर्मल लग रहा है, 2 पे भी ये नॉर्मल लग रहा है, पर सिस्टम के लिए ये इंटरनल फोर्स है। सिस्टम का मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बच्चों। शुरू में इसका मास चलिए हम मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं बच्चों m2। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या था? m1u1 प्लस m2u2। ड्यूरिंग कोलिजन m1v प्लस m2v। तो ये क्या लिखा है मैंने? मोमेंटम कंजर्वेशन बिफोर एंड ड्यूरिंग कोलिजन। बिफोर और ड्यूरिंग किसी भी टाइम पे लगा सकता हूं मैं, ऐसे ही शुरू। अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या था? m1 इंटू वी प्लस m2 इंटू वी, और आफ्टर m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। व्हाट इज दिस? दिस इज मोमेंटम कंजर्वेशन आफ्टर कोलिजन, टक्कर होने के बाद एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, टक्कर होने के दौरान एंड आफ्टर कोलिजन। शुरू और एंड में भी लगा सकता हूं, क्योंकि कभी तो एक्सटर्नल फोर्स कभी भी नहीं लगी। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये क्या है? बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो किसी भी समय पे मोमेंटम कंजर्वेशन हमारा बच्चों इट इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, पर किस पे? कोलिजन के टाइम पे पूरे सिस्टम पे, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स पे नहीं। ठीक। अब बच्चों जब ये टक्कर हुए, जब ये स्प्रिंग डिफॉर्म होता है, स्प्रिंग एनर्जी स्टोर करता है। कौन सी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। पर कब? जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन हो। ऐसे ही जब ये ऑब्जेक्ट भी कंप्रेस होते हैं तो दे स्टोर सम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों जब डिफॉर्मेशन होती है तो ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेते हैं शेप में चेंज के कारण, जिसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम कब होगी? जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कंडीशन दिमाग में बिठा लें, उस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। बच्चों पूरा प्रोसेस समझ गए हैं? जल्दी से इसको नोट करें। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोबारा से टाइप्स ऑफ कोलिजन, पर इस बार अलग कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन। अभी हमने देखा था ड्यूरिंग द कोलिजन ऑब्जेक्ट्स डिफॉर्म होते हैं, उसी बेसिस पे नया टाइप ऑफ आपको कोलिजन है। फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, या बोल देते हैं इलास्टिक कोलिजन। मींस ये वो वाला कोलिजन है जिसमें कोलिजन के बाद, टक्कर के बाद ऑब्जेक्ट्स अपनी शेप को पूरी तरह से रीगेन कर लेते हैं। तो बच्चों परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? दे आर एबल टू रीगेन देयर शेप कंप्लीटली आफ्टर द कोलिजन। इसी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। शेप को पूरी तरह से रीगेन कर लिया तो कोई भी डिफॉर्मेशन फाइनली नहीं है। अब डिफॉर्मेशन नहीं बची आखिरी में तो कोई भी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी।
डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इसका मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी ही बाद में है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो आई नहीं। हैंस काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी अप्लाइड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक। सेकेंड टाइप ऑफ कोलिजन आती है बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक का मतलब जब कोलिजन हुआ उसके बाद ऑब्जेक्ट्स ने थोड़ा बहुत अपनी शेप को रीगेन कर लिया, पूरी तरह से शेप को रीगेन नहीं कर पाए, ऐसी कोलिजन को हम लोग बोलते हैं क्या? इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू रीगेन देयर शेप आफ्टर कोलिजन, सच कोलिजन इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। ऐसा भी बोल सकते हैं इफ द बॉडीज आर नॉट एबल टू रीगेन देयर शेप कंप्लीटली, है ना, थोड़ी बहुत की है, ज़्यादा बेटर वे में। ठीक है, अब फाइनली कुछ डिफॉर्मेशन है। फाइनली कुछ डिफॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि बॉडीज ने शेप को पूरी तरह से रीगेन नहीं किया है। फाइनली अगर बच्चों डिफॉर्मेशन है तो फाइनली डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल नॉट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं कैसे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनली जो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी है। लास्ट इज थर्ड वन परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में क्या था? थोड़ा बहुत रीगेन किया। परफेक्टली इन इलास्टिक में कोलिजन के बाद बॉडीज ने अपनी शेप को बिल्कुल भी रीगेन नहीं किया है। बॉडीज ने बच्चों अगर अपनी शेप को बिल्कुल भी रीगेन नहीं किया है, इसका मतलब है वो कौन सी कोलिजन? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। दैट मीन्स फाइनली कुछ डिफॉर्मेशन है ही है। दैट मीन्स फिर से आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। तो काइनेटिक एनर्जी जो कंजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ही लगेगा। बच्चों बात समझ में आ गई? जल्दी से थ्योरी को नोट्स में नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, दोबारा से प्रोसेस ऑफ कोलिजन। अभी हमने देखा था, पर अब मैथमेटिकली देखेंगे इसको। देखें, यहां से एक ऑब्जेक्ट आया, मास m1, ऑब्जेक्ट 1 कमिंग विथ स्पीड u1। यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, मास m2 नेम्ड एज ऑब्जेक्ट 2 मूविंग विथ स्पीड u2। दिस इज बिफोर कोलिजन। अब आप लोगों को ये पता है कोलिजन अगर होनी है तो ऑब्वियसली पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा हो, u1 इज ग्रेटर देन u2। अब इन दोनों में टक्कर हुई तो ड्यूरिंग कोलिजन की बात करेंगे बच्चों हम लोग। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? टक्कर हो गई है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे ही बात कर लेते हैं। दोनों की स्पीड हो गई सेम v, ये m1 ये m2। स्पीड सेम अगर की है तो कहाँ पे बात हुई है? ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे। और कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? ये दोनों अलग अलग चले गए। ठीक है, ये m1 इट मूव्स लेट अस से विद स्पीड v1 एंड ये m2 इट्स मूव्स विद स्पीड लेट अस से v2। ठीक है, अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है आपको पता है, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। इस पे फोर्स लगेगा इधर को, नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1 ड्यू टू 2। इस पे इधर लगेगा फोर्स नॉर्मल, इस पे 2 पे कौन लगाएगा? 1, नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 ड्यू टू 1। दोनों वैसे अलग अलग डायरेक्शंस हैं पर मैग्नीट्यूड जो है नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है, आपको पता है। आपको पता है यहां से यहां तक क्या हो रहा है बच्चों? ये डिफॉर्मेशन। अब यहां पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो चुका है, जब कॉमन स्पीड आ गई उसके बाद रिफॉर्मेशन। यही पूरा केस हुआ है बच्चों। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें बात यही करते हैं, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन।
डिफॉर्मेशन का इम्पल्स वी डिनोट इट बाय आई डी। ठीक, पहले इस पे देखते हैं बच्चों, किस पे, ऑब्जेक्ट 2 पे। इस पे आगे को लग रहा है फोर्स, तो इम्पल्स भी राइट साइड में होगा। ठीक है, पहले किस पे लिख रहे हैं, 2 पे। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स आपको पता है एक वेक्टर है, फोर्स इनटू टाइम। इस पे फोर्स कौन सी लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 ड्यू टू 1, लेट अस से स्मॉल टाइम है dt, यही इम्पल्स हो जाएगा। एंड इम्पल्स किसके बराबर होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। तो कौन सा इम्पल्स है, डिफॉर्मेशन का। डिफॉर्मेशन तो यहां से यहां तक हुई ना, चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। 2 का फाइनल मोमेंटम क्या था, m2v, इनिशियल क्या था बच्चों, m2u2। बात समझ में आती है। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन जरा फर्स्ट वाले पे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट पे। अब इस पे इम्पल्स किधर लगेगा, इधर को, बैकवर्ड साइड में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है इस पे फोर्स पीछे को लग रहा है, तो इसको माइनस आई डी बोल देते हैं बच्चों, इज इक्वल टू माइनस डायरेक्शन के लिए लिया गया है, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसका फाइनल मोमेंटम m1v, इनिशियल मोमेंटम m1u1। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इजी है बच्चों। बात करते हैं टर्म की, नोन एज इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। जब रिफॉर्म हुआ, डिनोटेड बाय आई आर। ठीक है, यहां से यहां तक रिफॉर्मेशन हुआ है, तो पहले चलिए 2 पे ही लिख लेते हैं। 2 पे फोर्स राइट साइड में है, राइट साइड को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है, n21 dt। फाइनल मोमेंटम, फाइनली अब देखिए रिफॉर्मेशन की यहां से यहां तक बात हो रही है, दिस इज फाइनल, और यहां पे रिफॉर्मेशन शुरू हुआ था, दिस इज इनिशियल। फाइनल इज m2v2, इनिशियल इज m2v। 1 ऑब्जेक्ट पे लिखें, अगर इस पे फोर्स लेफ्ट साइड में है तो इम्पल्स लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड को हमने माइनस लिया है, इस पे n12 फोर्स लग रहा है, इसका फाइनल मोमेंटम m1v1, इनिशियल मोमेंटम m1v। ठीक है, ऑन द होल सिस्टम पे मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है, क्योंकि ये फोर्सेस इंटरनल हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक टर्म आती है इम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट, आई इम्पैक्ट बोल देते हैं चलो बच्चों इसको। तो इम्पैक्ट क्या है, पूरा डिफॉर्मेशन से रिफॉर्मेशन, पूरी कोलिजन एक इम्पैक्ट है। तो इम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट बराबर होता है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन प्लस इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन के। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, जल्दी से इसको नोट करें। नेक्स्ट इज बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिनोटेड बाय स्मॉल ई। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, बॉडी अपनी शेप को कितनी रीगेन कर सकती है उसकी एक प्रॉपर्टी है। It is the property of regain of original shape of an object।
ठीक है, प्रॉपर्टी है किसकी, रीगेन ऑफ ओरिजिनल शेप। इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, E इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन। ठीक है, रीफॉर्मेशन का ऊपर, डीफॉर्मेशन का नीचे। इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along line of impact, टक्कर के बाद ऑब्जेक्ट्स कितनी स्पीड से सेपरेट हो रहे थे, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, अभी के लिए काम करें आप लोग, लाइन ऑफ इम्पैक्ट को छोड़ दें, अभी के लिए ध्यान रखें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये आपके फेवरेट साइंटिस्ट न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली दिया है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। दिस इज न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखें। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हम लोग सीख चुके हैं। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच देखते हैं। देखें, ये दो ऑब्जेक्ट्स थे बच्चों, ये 2, ये 1। ये जा रहा था स्पीड u1 से, ये जा रहा था विद स्पीड u2 से। ऑब्वियसली तभी टक्कर होगी जब u1 बड़ा होगा। टक्कर के बाद ये ऐसे चले गए v2 और v1 से। ऑब्वियसली तभी सेपरेट होंगे जब v2 जो है वो v1 से बड़ा होगा। v2 आगे वाला था, सॉरी, ये v1 है। अगर पीछे वाला बड़ा है तो दोबारा टकरा जाएंगे, तो दोबारा नहीं टक्कर हो रही है, एक ही बार कोलिजन हो रहा है, तो सेपरेशन पे आगे वाले की स्पीड ज़्यादा हो गई। तो बच्चों कितनी स्पीड से ये अप्रोच कर रहे थे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है यहाँ पे, अप्रोच तभी, ये अप्रोच कर रहा है ना इसको, पर ये भी कुछ आगे चले जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, u1 माइनस u2। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको रोक दीजिए, इसकी स्पीड इसको दे दें अपोजिट में, ये स्पीड नेट से चल रहा है u1 माइनस u2, ये रुका हुआ है। ये कितनी इनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, सेपरेट एक्स्ट्रा वेलोसिटी से होंगे, जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी आगे वाले के पास होगी, दिस विल बी v2 माइनस v1। तो आप E का एक फॉर्मूला याद रखें, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी और तरफ चलता है तो उसका साइन माइनस में लेंगे हम, राइट साइड को आप लोग पॉजिटिव ले लीजिए। ये E की जो वैल्यू है ये 1 या 1 से हमेशा कम होगी, 0 से ज़्यादा या उसके इक्वल हो सकती है बस। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग सब बात समझ गए हैं। छोटा सा एक एग्जांपल देख लें और जिससे क्लियर हो जाए बातें। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों, 1 और 2। ये इधर आ रहा था u1 से, ये इधर आ रहा था u2 से, तो दोनों ही पास आ रहे हैं। तो E टक्कर के बाद ये इधर चला गया v1 से, ये इधर चला गया v2 से, तो क्या लिखेंगे, E इज v2 राइट साइड में ही है, यस, माइनस माइनस v1 अपोजिट है बच्चों, अपॉन u1 माइनस माइनस u2 क्या आ जाएगा, v2 प्लस v1 अपॉन u1 प्लस u2। ठीक है, बिल्कुल आपने जो अपोजिट है इसके उनको माइनस साइन में रखना है। या आप चाहें तो, अगर बहुत अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो देखें ये दोनों वेलोसिटीज़ दूर ले जा रही हैं ना, तो दोनों वेलोसिटी सेपरेशन की ही हैं। ये दोनों वेलोसिटीज़ पास ला रही हैं तो दोनों वेलोसिटी अप्रोच की ही हैं, तो ऐड होंगी। समझ गए बच्चों बात, नोट करें इसको। तो बच्चों टाइप्स ऑफ कोलिजन को थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसमें आपको पता है शेप पूरी तरह से रीगेन हो जाती है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E 1 होता है। बॉडी शेप को पूरी तरह रीगेन कर लेती है
तो कोई भी फाइनली डिफॉर्मेशन नहीं होती, फाइनली डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, शेप रीगेन हो गई तो फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर कंजर्वेटिव। ई कितना है 1, ई होता है इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ये 1 है, तो दोनों इम्पल्स दैट इज रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन के इम्पल्स होंगे बराबर। ठीक है बच्चों, उसके बाद ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये E1 है, तो ये दोनों भी बच्चों इक्वल होंगे। ठीक, तो ये बातें ध्यान में रहें। इसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। कोई भी कोलिजन का क्वेश्चन होगा दो ऑब्जेक्ट्स मूविंग का, अनटिल और अनलेस कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट हो, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो आपने लगाना ही लगाना है। दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ ई आपने लगानी ही लगानी है, ये वाली। थर्ड, अगर रिक्वायर्ड हो तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा देंगे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में वैलिड तो हमेशा है, पर हम इसको लगाने से बचते हैं। वी ट्राई टू यूज़ दीज टू, बिकॉज जैसे ही इसको यूज़ करेंगे हम लोग बच्चों, जो आप लोगों के पास इक्वेशन बन के आएगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, तो वी ट्राई टू अवॉइड द यूजेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर है बच्चों बात? नोट करें इसको। आगे बच्चों हमारे पास है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। आपको पता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज कोलिजन के बाद अपनी शेप को बिल्कुल भी रिगेन नहीं करती, तो ई कितना होता है इनके लिए 0। बॉडी शेप को रिगेन नहीं करती, तो जो भी फोर्सेस इन्वॉल्व्ड होते हैं वो कैसे होंगे? नॉन कंजर्वेटिव। अब ई है इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज 0, ई 0 है बच्चों, तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन भी 0 होगा। मतलब कोई भी रिफॉर्मेशन के लिए फोर्स या इम्पल्स नहीं मिलेगा, इसीलिए बॉडी शेप को बिल्कुल भी रिगेन नहीं करती। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ई 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट 0 होगा। तो बच्चों अगर कहीं पे हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन हो जाए, ठीक है, ऐसे बॉडीज आ रही हैं, कौन सी? इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, तो कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडीज चिपक जाएंगी और साथ में ही आगे चलेंगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है? 0 बच्चों। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगना ही लगना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ ई। बात समझ गए? नोट करें। तो बच्चों लास्ट इज इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? बॉडीज थोड़ा बहुत अपनी शेप को रीगेन कर लेती हैं, पूरी तरह से रीगेन नहीं कर पाती। तो बच्चों इसके लिए ई परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच में है, 0 से 1 के बीच में। फाइनली डिफॉर्मेशन तो होता ही है ना बच्चों इसमें भी, तो इसमें भी जो फोर्सेस इन्वॉल्व्ड होंगी वो नॉन कंजर्वेटिव होंगी। अब ये ई 0 से 1 के बीच में है, मीन्स ये 1 से छोटा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन छोटा होता है और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बड़ा होता है, मतलब डिफॉर्मेशन ज़्यादा है, रिफॉर्मेशन कम है, तभी बॉडीज़ अपनी शेप को पूरी तरह रीगेन नहीं कर पाई हैं। तो बच्चों ई इज़ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ई 1 से छोटा है तो डिनोमिनेटर बड़ा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन छोटा और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बड़ा। इसके काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स में क्या लगाएंगे? ये तो हमेशा लगना ही है, मोमेंटम कंजर्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ ई। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लग पाएगा क्योंकि बच्चों फाइनली डिफॉर्मेशन है, पर ये लगा सकते हैं आप लोग काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन।
ठीक है बच्चों, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है। यू एंजॉयड द लेक्चर, नई चीज़ें थी और बहुत सारा आप लोगों ने थ्योरी पार्ट कवर किया है। इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर ले बच्चों, अच्छे से नोट्स बनाएं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए इस पे अच्छे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा बच्चों। तब तक इसको पढ़ें एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एज वेल एज चैनल। बाय बाय, टेक केयर।